नाइजीरिया में लागोस शहर के पास तट पर स्थित है। ऊपर से देखने पर मकोको पानी पर तैरता हुआ एक शहर लगता है। मछली पकड़ने और सब्जी वाली नावें, पानी पर तैरते लकड़ी के घर और चारों ओर धातु की छतें दिखाई देती हैं। घरों के बीच लगभग कोई जमीनी संपर्क नहीं है। सभी आवागमन नाव द्वारा होता है। माहौल को देखकर यह स्पष्ट है कि जीवित रहने की स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इस झुग्गी बस्ती में लगभग 3 लाख लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने यह समझने के लिए कि वहां जीवन कैसा है, नाइजीरिया के सबसे बड़े और सबसे गरीब झुग्गी बस्तियों में से एक का दौरा किया। हमने यह पता लगाया कि लोग स्वच्छ पानी और भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, झोपड़ियों के अंदर कैसा दिखता है, लोग वहां किस तरह का भोजन खाते हैं और वयस्क महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या सहन करती हैं। इसे पूरा करने के लिए हमने नाइजीरिया के लागोस में एक टीम बनाई और शहर के केंद्र से मकोको तक की यात्रा की। माहौल अराजक और उदास था। जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे, लोग हमारे सामने रुककर हमें चीजें बेचने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो लागोस बेहद भीड़-भाड़ वाला लग रहा था और हम जहां भी मुड़ते हर जगह लोग ही लोग थे। नाइजीरिया लगभग 25 करोड़ की आबादी के साथ अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और लागोस वर्तमान में 2 करोड़ से अधिक लोगों का घर है। सड़कें गड्ढों से भरी थीं और ड्राइविंग करना बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। इस कारण से जल्दी से इधर उधर जाने के लिए मोटरसाइकिलें परिवहन का पसंदीदा साधन थीं। चूंकि कोई निर्धारित फुटपाथ नहीं थे, इसलिए पूरे शहर का माहौल अराजक था। आधे घंटे की कार यात्रा के बाद हम मकोको झुग्गी बस्ती के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। कार आगे नहीं जा सकती थी, इसीलिए हमें वहां से पैदल चलना पड़ा। हमारे स्थानीय नाइजीरियाई दोस्त ने हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। फिर हम उस इलाके में दाखिल हुए और थोड़ी दूरी तक चले। प्रवेश द्वार पर हमें संकरी गलियां, हर जगह छोटे बच्चे और कचरे से लदी मिट्टी की सड़कें मिली। उस माहौल ने हमें असुरक्षित महसूस कराया। ईमानदारी से कहूं तो यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई विदेशी अकेले सुरक्षित रूप से घूम सके। आपका ध्यान तुरंत ही स्थानीय लोगों की ओर जाता है। जैसे ही हम किनारे की ओर बढ़े, हमारे पैरों के नीचे की जमीन गीली होती गई। दूसरे शब्दों में, यह और भी भीगी हो रही थी। लगभग 10 मिनट बाद हम उस जगह पहुंचे जहां नावें लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रही थीं। हालांकि हम इस बरसाती मौसम में अपनी यात्रा की शुरुआत में ही थे, फिर भी हम महसूस कर सकते थे कि हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था और चिंता हमारे दिमाग पर हावी हो रही थी। फिल्मांकन के दौरान हमें अपने आसपास की हर चीज के प्रति सतर्क रहना पड़ा। किसी भी पल हमें ऐसे इलाकों से गुजरना पड़ सकता था जहां हमें अपना सिर झुकाना पड़ता। ये संकरे रास्ते इसका एक ऐसा ही उदाहरण थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हम यह चुन नहीं सकते कि हम कहां पैदा हों। यहां 3 लाख लोगों को इतनी दयनीय परिस्थितियों में रहते देखना दिल दहला देने वाला था। इसके अलावा पड़ोस के निवासी इन नावों का इस्तेमाल परिवहन, अपना सामान ले जाने और भोजन व पेय बेचने के लिए करते थे। उदाहरण के लिए, हम एक महिला के पास से गुजरे थे जिसने अपनी नाव पर एक मोबाइल किराने की दुकान लगा रखी थी। वह राहगीरों को अपने द्वारा तैयार किए गए पेय और पहले से पैक किए हुए स्नैक्स बेच रही थी। जैसे जैसे नावें आगे बढ़ती थीं, वे लगातार एक दूसरे से टकराती थीं, जिससे वे हिल जाती थीं। लोग अपने कपड़े तख्तों पर सुखाने के लिए छोड़ देते हैं और उन्हें बाहर सुखाने के अलावा कोई चारा नहीं है, भले ही बारिश हो रही हो। इस बीच बच्चे बेहद सक्रिय हैं और हर जगह हैं। कभी-कभी कुछ बच्चे हमारी नाव पर कूद पड़ते थे और कुछ देर के लिए हमारे साथ हो लेते थे। ज्यादातर बच्चे नग्न अवस्था में इधर उधर दौड़ते हैं और अक्सर पानी में चले जाते हैं। चूंकि यहाँ कोई सीवेज, मल निपटान का बुनियादी ढांचा नहीं है, इसलिए संभावना है कि ये बच्चे पेशाब और मल में तैर रहे हैं। यह भी बहुत संभव है कि उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियां पानी में तैर रहे कचरे और मानव अपशिष्ट के संपर्क में आती होंगी। परिणाम स्वरूप एक बड़ी स्वच्छता समस्या पैदा हो जाती है। चूंकि यहाँ कोई शौचालय नहीं है, इसलिए सब कुछ सीधे पानी में ही फेंक दिया जाता है। पानी का रंग बताता है कि वह धुंधला और गंदा है।
जैसे ही हम घरों के पास पहुंचते हैं, पानी और भी अधिक सीवेज जैसा दिखने लगता है। तैरने के अलावा बच्चों की मुख्य गतिविधि झुग्गियों के किनारों पर छोटी खुली जगहों में फुटबॉल खेलना है। उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद है। कई प्रसिद्ध नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी इसी तरह की परिस्थितियों में बड़े हुए हैं, इसलिए संभावना है कि वे भी कभी इसी तरह की परिस्थितियों में रहे होंगे। कुछ देर नाव से अपने आसपास का नजारा देखने के बाद हम आखिरकार कुछ लोगों से मिले और बातें की। जैसे ही हम नाव से उतरे, हमारा ध्यान इस महिला द्वारा बेचे जा रहे फलों पर गया। वह एक तरह का खट्टा फल बेच रही थी। वे ग्रेपफ्रूट जैसे दिख रहे थे और उसने बताया कि उनका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। उसने हमारे लिए उन्हें छील कर देने की पेशकश की। जिन तख्तों पर हम चल रहे हैं, उनके नीचे बड़े बड़े फासले हैं। चलते समय आपका एक पैर इन छेदों में से किसी एक में फंस सकता है, जिससे आप अचानक पानी में गिर सकते हैं। इसीलिए आपको अपना हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। यहाँ न तो सड़कें हैं, न फुटपाथ, न कारें और न ही मोटरसाइकिलें, बस लकड़ी के तख्ते और पानी है। हमारे जाने के बाद एक बच्चा हमें अपने परिवार से मिलवाना चाहता था। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी। हम उसके पीछे चल दिए और उस झुग्गी बस्ती तक पहुंचे जहां उसका परिवार रहता था। उस महिला के 7 बच्चे हैं और वह अपने परिवार का भरण पोषण अकेले ही करने की कोशिश कर रही है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार नाइजीरिया में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 55 या 56 वर्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि देश की 25 करोड़ आबादी में से केवल 4% लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इस महिला ने हाल ही में अपने पति को कोलन कैंसर के कारण खो दिया है। यह उनका रहने का माहौल है और इस महिला का एकमात्र ध्यान अपने बच्चों को जीवित रखने पर है। यह महिला और उसके बच्चे इसी कमरे में सोते हैं। उनके पास बिस्तर के फ्रेम नहीं है, इसलिए वे लकड़ी के फर्श पर एक दूसरे से सटकर सोते हैं। उन्होंने अपनी कुछ चीजें कीलों से दीवार पर टांग रखी हैं और अपने गंदे कपड़े एक टोकरी में रखते हैं, जिन्हें वे समुद्र के पानी से धोते हैं। यह महिला इसी जगह पर अपने बच्चों को नहलाती है। वह सचमुच बहुत थकी हुई लग रही थी। हर दिन मैं लगभग 10 परिवारों के कपड़े धोने जाती हूँ। मेरे बड़े बच्चे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। मेरे 7 बच्चे हैं। सब कुछ बहुत तेजी से घटित हो रहा है और मैं खुद को लगातार किसी नई घटना के बीच पाती हूँ। अपने 7 बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे रोज 10 लोगों के कपड़े धोने पड़ते हैं और मुझे कभी भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। यानी मुझे एक मशीन की तरह लगातार काम करना पड़ता है। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? परिवार से निकलने के बाद हमने सड़क के पार एक नाव देखी जिसमें एक बड़ा बैरल रखा था। शायद यही वह था जो हमारे दिमाग में था। यह पानी बेचने वाला मकोको के परिवारों को पीने और खाना पकाने के लिए साफ पानी बेचता है। वह आदमी अपनी नाव को झोपड़ियों तक चलाकर ले जाता है। फिर पड़ोस के लोग अपनी नीली जगह लेकर पानी खरीदने के लिए उस जगह आते हैं। कुछ परिवार तो साफ पानी लेने के लिए अपनी नावों में ही आते हैं और फिर पानी के दूसरी तरफ अपने घरों को लौट जाते हैं। यह साफ पानी लागोस के डाउनटाउन से मकोको के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया जाता है। हमें पानी बेचने वाले से थोड़ी देर बात करने का मौका मिला। इन ड्रमों में पूरी तरह पीने योग्य साफ पानी है। हम साफ पानी पहुंचाकर लोगों की पानी की जरूरत पूरी करते हैं। किसी को माकोको में मदद के मोहताज लोगों के लिए जिम्मेदारी लेनी ही थी। इसी वजह से मैं अपनी नाव से उन्हें रोजाना साफ पानी लाकर देता हूँ। आप पानी कितनी मात्रा में और कैसे बेचते हैं? हम अपने लोगों को बहुत ही कम पैसों में पानी बेचते हैं ताकि वे पर्याप्त पानी ले सकें। यानी पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए एक छोटी सी फीस लेते हैं। जैसे कितना? हम एक कैन 100 नाइजीरियाई मुद्रा में बेचते हैं, या जैसे यहाँ आप जो ये बैरल देख रहे हैं उसके लिए 1000 लेते हैं। हमारी कमाई इन लाए गए कैनों के आकार और मांग के अनुसार बदलती रहती है। इस दौर में हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई भी पानी के बिना रहे, क्योंकि ये हमारी नैतिकता के खिलाफ है। हम यहाँ पानी लाने से पहले लोग माकोको के प्रवेश द्वार पर स्थित काले इलाके तक जाते थे और वहां से अपने हाथों से पानी उठाकर लाते थे। यानी अपने घर तक पहुंचने के लिए वे बहुत थक जाते थे। हम उस तरफ से पानी लाते थे। लेकिन जब से हमने उनकी मदद करना शुरू किया है, माकोको के लोग बहुत खुश हैं। साफ पानी तक पहुंचना एक यातना जैसा था और हम शारीरिक रूप से बहुत थक जाते थे, लेकिन अब अल्लाह ने काम को आसान बना दिया है। क्या आपने जो पानी बेचा उससे कोई बीमार हुआ है? हमारे द्वारा बेचे गए कुएं के पानी से।
अगर कोई बीमार होता तो मुझे यह काम नहीं करने देते। पानी बेचने वाले से विदा लेने के बाद हमने सड़क के पार रंग बिरंगे लपेटे हुए सामान वाला एक घर देखा। हमारे स्थानीय मित्र ने हमें नाव से वहां ले जाया। इस नाइजीरियाई मुस्लिम महिला ने पानी पर किराने की दुकान खोली है और इसी तरह अपनी आजीविका चलाती है। अपनी दुकान में वह खाना पकाने का तेल, पास्ता और चावल बेचती है। चूंकि वहां के लोग मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करने और अपना पेट भरने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए दुकान में मुख्य रूप से आवश्यक खाद्य सामग्री होती है। वह सफाई का सामान और बच्चों के लिए स्नैक्स भी बेचती है। वह महिला इतनी दयालु थी कि उसने हमें अंदर आने दिया और हमने उससे थोड़ी देर बात की। मैं अपने बच्चे के साथ किराने की दुकान का काम करती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता मैं ये काम करती रहूँगी। जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं ये दुकान उसे दे दूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह यह काम करे। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, पैसे न होने वाले लोग मुझसे हमेशा उधार खाने पीने का सामान मांगते हैं। ये मुझे और मेरे काम को मुश्किल में डाल देता है। उदाहरण के लिए, कोई आता है, सामान को बस देखता है लेकिन खरीदता नहीं है। इसी वजह से हम बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाते। अफसोस, ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है। मैं कह सकती हूँ कि बिक्री लगभग पूरी तरह से रुक गई है और मैं यूँ कहूँ बिस्कुट तक नहीं बिक रहे हैं। यहाँ तक कि डिब्बा बंद खाने का सामान भी नहीं बिक रहा, कुछ भी नहीं बिक रहा है। मैं यहाँ चिकन या मांस भी नहीं रख सकती क्योंकि मेरी अलमारी में बिजली नहीं है, इसलिए उन चीज़ों को ताज़ा रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, असंभव है। यहाँ मैं सिर्फ पैक्ड खाद्य पदार्थ ही बेच सकती हूँ। हम इस इलाके में आने के बाद से काफी कुछ देख चुके हैं और थके हुए महसूस कर रहे हैं। मैंने अपने स्थानीय दोस्त से पूछा कि मकोको के निवासी क्या खाते हैं और क्या उनमें से कुछ हमारे लिए उपयुक्त होगा। फिर यह देखने के लिए कि मकोको के निवासी क्या खाते हैं, हम दूसरी तरफ एक नाव पर गए। पानी पर एक महिला खाना पका रही है और बेच रही है। उसके स्टॉल के सामने पास्ता था और वह स्टीमर में कुछ पका रही थी। हम शायद बहुत भूखे लग रहे थे क्योंकि वह जो स्पेगेटी बना रही थी वह काफी स्वादिष्ट लग रही थी। थोड़ी देर बाद वह स्पेगेटी का पानी निकाल देती है और उसे ठंडा होने देती है। अच्छी बात यह है कि वह स्पेगेटी के ऊपर डालने के लिए एक स्वादिष्ट सॉस तैयार कर रही है। यह सबकी भूख बढ़ा देता है। वह उन लोगों के लिए पहले से पैक किए हुए नूडल्स भी बेचती है जो स्पेगेटी नहीं खाना चाहते। इस मिलनसार महिला ने हमारे काम में हमारी मदद की। यहाँ सबसे पक्की और फायदेमंद कमाई का काम है लोगों को खाना खिलाना। बच्चों और पड़ोसियों द्वारा किया गया मेरे बनाए हुए खाने को बच्चों का और पड़ोसियों का चाव से खाना मुझे अच्छा लगता है और इससे मुझे खुशी मिलती है। मैंने भी इसे एक काम में बदल दिया है। मैं कहाँ रहती हूँ इसे मैं ज़्यादा महत्व नहीं देती। मैं अपनी कमाई कर रही हूँ और वही काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। मैं हफ्ते में लगभग हर दिन काम करती हूँ। खाने के लिए मैं तेल, पास्ता, प्याज, टमाटर और चिकन खरीदती हूँ। मेरे बनाए हुए सारे खाने हर दिन बिक जाते हैं। खर्च निकालने के बाद मुझे रोजाना लगभग 8,000 की कमाई हो जाती है। मेरे पति भी मछली पकड़ने का काम करते हैं और इस तरह मैं कह सकती हूँ कि हम माकोको में अपना गुजारा कर पा रहे हैं। एक और महिला नाव चलाते हुए खाना बेच रही थी। नीली टी शर्ट वाली महिला ने चावल, मछली और आलू का भोजन तैयार किया था जिसे वह एक एक हिस्से के हिसाब से बेच रही थी। वह खाना एक कंटेनर में रखती है जिसमें काली प्लास्टिक की थैली लगी होती है। फिर थैली को थाली से उतारकर परोस देती है। दूसरे शब्दों में, खाना सीधे काले प्लास्टिक बैग के संपर्क में आता है जो एक कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है। इसके अलावा चूंकि खाना गर्म होता है इसलिए प्लास्टिक से हानिकारक पदार्थों के खाने में रिसने का खतरा बढ़ जाता है। मकोको के लोगों के लिए इस तरह की खाद्य सेवा काफी आम है। दूसरी ओर एक महिला थी जिसके चारों ओर खास तौर पर बच्चे इकट्ठा थे। हम यह देखने के लिए उसके पास गए कि वह क्या बेच रही थी। वह तले हुए चिकन के साथ चावल बेच रही थी। ऐसा लगता है कि बच्चों को फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। अगर आपका घर का बना खाना खाने का मन नहीं है और आप कुछ ग्रिल्ड खाना चाहते हैं तो आप मकोको में ग्रिल्ड मछली पा सकते हैं। यह महिला मछुआरों से मछली खरीदती है
उन्हें ग्रिल करती है और बेचती है। वह मछली को गोलाकार पैटर्न में सीक पर पिरोती है और उसी तरह उन्हें ग्रिल करती है। यह स्मोक्ड मछली आपको अपरिचित लग सकती है। अफ्रीका में इसे कैटफिश कहा जाता है। यह मकोको में सबसे अधिक खाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। यह प्रजाति जल्दी बढ़ती है और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल आसानी से ढल सकती है। इसका मांस सफेद होता है और इसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें हड्डियां कम होती हैं। यह मछली लागोस और मकोको के तटों पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चूंकि यह सस्ती है, लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। हालांकि इस मछली की स्वच्छता और सुरक्षा संदिग्ध है। इन्हें पेशाब, मल और कचरे से भरे पानी में पकड़ा जाता है और फिर खाया जाता है। परिणाम स्वरूप पड़ोस के लोग अक्सर हैजा, मलेरिया, दस्त और त्वचा संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। मेरे पिता समुद्र से जो मछलियां पकड़ते हैं उनमें से कुछ मुझे ला कर देते हैं और मैं यहाँ उन मछलियों को पकाकर माकोको के लोगों को बेचती हूँ। मेरे भी सपने हैं लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यह कहना चाहिए कि स्कूल में नए दाखिल हुए अपने बच्चे को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। वह आपसे लगातार कुछ ना कुछ मांगता रहता है। वह स्कूल की यूनिफॉर्म, खाना, बैग और कॉपी चाहता है। इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं अपने बच्चे से उसके स्कूल जाने का हक नहीं छीन सकती, लेकिन सिर्फ मछली बेचकर गुजारा करने वाली एक माँ के तौर पर मैं अपने बच्चे को चॉकलेट तक नहीं दिला सकती, क्योंकि यह हमारे लिए एक विलासिता है। वह अभी तक नहीं जानता कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और वह कचरे से चॉकलेट का रैपर लाकर मुझसे पूछता है कि यह क्या है। मतलब उस पल मैं बस जड़ हो जाती हूँ और समझ नहीं पाती कि उसे क्या जवाब दूं। बच्चे हर चीज के बारे में जिज्ञासु होते हैं और हर बात पूछते हैं। वह अभी सब कुछ एक खेल समझता है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह हमारी मुश्किल हालात को समझने लगेगा और शायद अपनी खुशी खो देगा। उससे अलग होने के बाद मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने हमें एक महिला के बारे में बताया जो लोगों को खुश करने के उद्देश्य से ध्यान सेवाएं प्रदान करती है। जब हम उसके यहां पहुंचे तो यह पड़ोस के दूसरे झोपड़पट्टी वाले घरों की तुलना में सचमुच साफ सुथरा लग रहा था। अंदर का माहौल अलग था और वह हवादार महसूस हो रहा था। उसके अनुसार वह लोगों को तनाव मुक्त करने में मदद करने के लिए मालिश करती है। उसका लक्ष्य आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देना है। वह 20 की उम्र की है और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। जब उसके पास ग्राहक नहीं होते हैं तो वह अपने बच्चे की देखभाल करती है और कपड़े धोने जैसे घर के नियमित काम करती है। मैंने जो काम किया है उसे आपको कैसे समझाऊं, मुझे ठीक से नहीं पता। मुझे हमेशा ध्यान और मसाज में रुचि रही है और शायद इन कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को थोड़ा कम कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर मैंने यह काम शुरू किया। तनाव में रहने वाली किसी महिला को किसी दूसरी महिला द्वारा शांत करना आसान बात नहीं है, लेकिन पुरुष बहुत आसानी से सब कुछ भूल सकते हैं और हल्का महसूस करते हैं। माकोको के पुरुषों की मौजूदगी ने मुझे दूसरों की तुलना में बेहतर हालात में जीने का मौका दिया है। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जीवन से थकी हुई महिलाएं दिख सकती हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। कम से कम मेरी जिंदगी अभी सही चल रही है और जिंदा रहने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं साफ कपड़े पहनती हूँ, साफ पानी से नहाती हूँ, अपनी पसंद का खाना खा सकती हूँ और अपने बच्चे का पेट आसानी से भर सकती हूँ। बेशक मसाज के काम के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। आपको जीवन भर अकेले रहने की आदत डालनी पड़ती है। इस कमरे में जिसमें मैं रहती हूँ कुछ परिवार 5 से ज्यादा लोगों के साथ रहते हैं। आपने देखा वहाँ की कितनी बुरे हाल है, लोग किस तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम लोगों को तो ऊपर वाले को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को कितनी सुविधाएं दे रखी, कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब इन लोगों को देख के ये लगता है कि हमारी तो कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि अरे हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हमें इतनी टेंशन हो रही है, ऐसा क्या होगा, कैसे कमाएंगे। इन लोगों से लाख दर्जे बेहतर है। टेंशन तो सबकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत होती है, मगर जो स्ट्रगल ये कर रहे हैं ना वो अपने नहीं कर सकते। अपने को टाइम से खाने को मिल रहा है, सब कुछ टाइम से मिल रहा है, इन बेचारों को देखो। इसलिए हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके